जो वीडियो है ये कार्डियोलॉजी के ऊपर है। सबसे पहले अपन बता देते हैं कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ के बारे में। ठीक है, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ ये होती है दो टाइप की। एक होती है क्रॉनिक कॉर्नरी सिंड्रोम, एक होती है एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम। क्रॉनिक कॉर्नरी सिंड्रोम बोले तो इसको है ना एंजाइना आता रहता है। एंजाइना मतलब इसको चेस्ट पेन होता रहता है लेकिन वो स्टेबल है। ठीक है, एंजाइना उसको है ना अभी तक एमआई वगैरह नहीं हुआ है और स्टेबल है उसको किस और सीवियर कभी इसके है ना एसटी एलिवेशन वगैरह नहीं आते इस चीज़ के अंदर। और दूसरा होता है क्रॉनिक, एक तो हो गया क्रॉनिक कॉर्नरी सिंड्रोम, एक होता है एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम। एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम दो टाइप के होते हैं। एक होता है एसटी एलिवेशन, ठीक है, एसटी सेगमेंट एलिवेशन एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम। एक होता है नॉन एसटी एलिवेशन एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम। तो एसटी एलिवेशन के अंदर क्या आता है, स्टेमी आता है। ठीक है, एस टी एलिवेशन के अंदर स्टेमी आता है और नॉन एस टी एलिवेशन के एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम के अंदर दो चीज़ आती है। एक नॉन है ना एन स्टेमी आता है, दूसरा अनस्टेबल एंजाइना आता है। ठीक ही होगी बात। उसके बाद में क्रॉनिक कॉर्नरी सिंड्रोम जो आता है ना, इसके अंदर अपन एंजाइना निकाल सकते हैं कि भाई इसको कितना पेन आता है। पेन जो टिपिकल है एटिपिकल है कैसा है। जो टिपिकल होता है ना उसके अंदर क्या क्या चीज़ अपन को दिखती है, उसके अंदर अपन को दिखता है पेन दिखता है पहली बार। ठीक है, डिस्कम्फर्ट बोले तो पेन दिखता है। और दूसरा ये 3 पॉइंट अगर हुए तो ये टिपिकल कहलाएगा। पहला है पेन, दूसरा है कि जो पेन हो रहा है ना वो है ना कोई फिजिकल एक्सर्शन की वजह से हो रहा है, कोई काम करने की वजह से पेन हो रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, और जो है ना पेन हो रहा है वो कम होगा जब अगर वो पेशेंट नाइट्रेट लेगा तो उसका पेन है ना 5 मिनट में कम हो जाएगा, या फिर वो रेस्ट करेगा तो उसका पेन 5 मिनट में कम हो जाएगा। इसको अपन बोलेंगे टिपिकल एंजाइना। ठीक है, अब अब है ना अपन करते हैं एंजाइना का अपन फंक्शनल क्लास निकालते हैं। एंजाइना डायग्नोसिस लिखते हैं तो उसके आगे अपन को फंक्शनल क्लास लिखना होता है। तो फंक्शनल क्लास कैसे होता है, एंजाइना और हार्ट फेलियर का फंक्शनल क्लास सेम चलते हैं। ठीक है, लगभग। तो इसमें ऐसा होता है कि हार्ट फेलियर का फंक्शनल क्लास कब होगा कि है ना ये है ना एक्टिविटी करने पे अगर इसको है ना कोई डिस्पनिया वगैरह हो रहा है। ठीक है, डिस्पनिया हो रहा है तो हार्ट फेलियर का उधर से उस वाले है ना एक्टिविटी से अपन हार्ट फेलियर का फंक्शनल क्लास निकालेंगे। और अगर पेन हो रहा है, किसी एक्टिविटी से पेन हो रहा है तो उस वाले एक्टिविटी को अपन देख के अपन एंजाइना का फंक्शनल क्लास निकालेंगे। अब है ना, अब अगर है ना मान लो नॉर्मल एक्टिविटी से पेन हो रहा है तो अपन नी है ना हार्ट फेलियर के फंक्शनल क्लास को अपन नीहा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल एक्टिविटी से अगर है ना डिस्पनिया हो रहा है तो अपन नीहा 2 डालेंगे। नॉर्मल एक्टिविटी से पेन हो रहा है तो नीहा फर्स्ट क्लास एंजाइना का 2 डालेंगे। ठीक है, नॉर्मल एक्टिविटी मतलब 2, मोर देन नॉर्मल एक्टिविटी मतलब 1, लेस देन नॉर्मल एक्टिविटी से अगर है ना हो रहा है पेन वगैरह डिस्पनिया वगैरह तो 3, और रेस्ट पे हो रहा है तो 4। ठीक है, इसके अलावा रेस्ट के अलावा क्या हुआ, ऑर्थोपनिया अगर दिया हुआ है या फिर पैरोक्सिस्मल नक्टर्नल। ठीक है, रात को सोते समय अगर इसको हो रहा है तो उसको अपन 4 में डालेंगे। ठीक, ये हो गया अपना हार्ट फेलियर और एंजाइना के दोनों के फंक्शनल क्लास। इसके आगे डिफरेंशियल डायग्नोसिस ये रहते हैं कुछ कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ के, इनको अपन याद कर सकते हैं, जो भी जितने याद रह जाए उतने। अब है ना अगर अपन ट्रीटमेंट देखें, ठीक है, स्टेबल कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़, इसका मतलब ये क्रॉनिक कॉर्नरी सिंड्रोम का ट्रीटमेंट है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, दो चीज़ को अपन को प्रिवेंट करना है, मतलब रोकना है। एक तो एंजाइना रिलीफ बोले तो पेन को रोकना है, और दूसरा अगला इवेंट मतलब वापस से पेन ना आए उसको रोकना है। ठीक है, तो उसको पेन को प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या क्या ड्रग देते हैं। पहले तो लाइफ स्टाइल बोल देना, अपन लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट करना है और कंट्रोल रिस्क फैक्टर। ठीक है, ये तो ऐसे ही हो गया। इसके अलावा अपन को ड्रग क्या देना है, एस्पिरिन देना है, स्टेटिन देना है और ए सार्प देना है। ठीक है, ये 3 ड्रग हो गए प्रिवेंशन के लिए। और पेन रिलीफ के लिए क्या क्या देना है अपन को, बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हैं। ठीक है, तो हमको बीटा ब्लॉकर सीसी भी देना है। अगर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है, अगर है ना हार्ट रेट कम है तो अपन बीटा ब्लॉकर नहीं दे सकते, एडिमा वगैरह तो अपन सीसी भी नहीं दे सकते। ठीक है, और हार्ट रेट अगर लो है ना तो अपन एक सीसी भी अपन डीएचपी वाला सीसी भी दे सकते हैं। ठीक है, नॉन डीएचपी नहीं दे सकते। और अगर ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है सीसीडी और है ना बीटा ब्लॉकर, जैसे कि हार्ट रेट कम है, किसी की एडिमा है, तो अपन सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट देंगे। सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट में अपन को ये देना है। ठीक है, इसमें नाइट्रेट्स आ गए, रानोलाजिन आ गया। ठीक है, ये सब अपन दे सकते हैं। तो ये अपना हो गया क्रॉनिक कॉर्नरी सिंड्रोम का ट्रीटमेंट। ठीक है, इसके अलावा जो अब अपन आते हैं एक्यूट हार्ट फेलियर के ऊपर। ठीक है, जो है ना एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम होता है ना, उसके अंदर अपन को क्लिप के ऊपर है ना लिखना पड़ता है कि क्लिप कितना उसका पेशेंट का। ठीक है, तो क्लिप अपन कैसे लिखते हैं कि अगर, ठीक है, तो अपन एसीएस के अंदर अपन को क्लिप निकालना पड़ता है। क्लिप में क्या होता है, अगर रेल्स नहीं है तो क्लिप 1, लेस देन हाफ लंग में रेल्स है तो क्लिप 2, मोर देन हाफ रेल्स है तो क्लिप 3,
और अगर कार्डियोजेनिक शॉक है, ठीक है, बीपी कम है 90, अगर 90 तक सिस्टोलिक आ गया है तो अपन के लिए 4 डालेंगे, ठीक है। अब ACS में क्या होता है, ACS का ट्रीटमेंट अगर अपन देखें तो ACS का ट्रीटमेंट में क्या, ACS का ट्रीटमेंट, ACS बोले तो स्टेमी वगैरह हो रहा है, ठीक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो रहा है इसको, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, प्री हॉस्पिटल, उसके बाद में अपन PCI करते हैं, अगर 120 मिनट्स के अंदर कर सकते हैं तो, है ना, PCI करेंगे। उसके बाद में है ना पोस्ट PCI मेडिकेशन, ये 3 स्टेप रहते हैं। प्री हॉस्पिटल में अपन क्या देंगे, मोनाबीसी देंगे, ठीक है। मोनाबीसी क्या होता है, मोनाबीसी ये है, ठीक है, देखो, है ना, मोना का एम है वो है मॉर्फिन, ठीक है, मॉर्फिन देंगे अपन। और मॉर्फिन से क्या आता है, वॉमिटिंग आती है, तो वॉमिटिंग रोकने के लिए अपन मेटोक्लोप्रामाइड दे सकते हैं मॉर्फिन के साथ में। ओ से क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सेचुरेशन देखेंगे, अगर लेस देन 90 है तो ऑक्सीजन देंगे अपन, ठीक है। एन से क्या है, नाइट्रेट्स है, नाइट्रेट्स देंगे पेन के लिए। ए से क्या है, एंटी प्लेटलेट, एंटी प्लेटलेट क्या होता है, एस्पिरिन और क्लोपेडोग्रिल, ये होता है एंटी प्लेटलेट के एग्जाम्पल, ठीक है। और भी एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है, जैसे टिकाग्लिरोल हो गया, प्रासोग्रिल हो गया, ठीक है, ये सब हो गया, जिसमें ग्रिल आ रहे हैं वो एंटी प्लेटलेट है, और साथ में एस्पिरिन, तो ये हो गया ड्यूल एंटी प्लेटलेट, अपन को ये देना है। उसके अलावा बी क्या हो गया, बी होगा बीटा ब्लॉकर, ठीक है। और सी क्या हो गया, एंटी कोगुलेंट्स हो गया। एंटी कोगुलेंट्स कैसे होते हैं, अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन होता है और लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन, ये 2 एग्जांपल अपन याद रखेंगे तो अपना हो जाएगा, ठीक है। ये अपन देने हैं PCI करने से पहले, ठीक है। उसके अपन अगर 120 मिनट्स के अंदर है तो PCI करेंगे, ज़्यादा टाइम है तो अपन थ्रोम्बोलाइटिक कर सकते हैं, लेकिन PCI वाला बोल के अपन आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद में अपन क्या, पोस्ट PCI मेडिकेशन, उसमें क्या होता है, डुअल एंटीप्लेटलेट थेरेपी देनी है पोस्ट PCI में। क्या डुअल एंटीप्लेटलेट देनी है, एक तो होना चाहिए एस्पिरिन और दूसरा टिकाग्रिलोर, ठीक है, ग्रिल आ रहा है, तो ये अपन को डुअल एंटीप्लेटलेट देनी है। उसके साथ में अपन को क्या देना है, स्टैटिन देना है, बीटा ब्लॉकर देना है, और एस इनहिबिटर और आर्ब देना है, ये देना है। और बीटा ब्लॉकर हमेशा अपन को, जब है ना, अगर मोर देन 80 है हार्ट रेट तो ही देना है, लेस देन 80 है तो है ना नहीं दे सकते, क्योंकि बीटा ब्लॉकर हार्ट रेट को कम कर देता है। तो ये पोस्ट PCI मेडिकेशन हो गई, ये अपने हर ACS में अपन लगभग डाल सकते हैं ये सब कुछ, ठीक है, ठीक है। तो ये ACS का ट्रीटमेंट हो गया, 3 स्टेप है, ये लाइन से बताना है अपन को, और इस तरीके से, ठीक है। ये हर अपन ACS में हर स्टेमी वगैरह जिधर भी आ रहा है उधर अपन बोल सकते हैं। इसके अलावा अब हार्ट फेलियर, ठीक है। हार्ट फेलियर में क्या होता है, 2 टाइप के होते हैं, क्रॉनिक हार्ट फेलियर, एक्यूट हार्ट फेलियर, ठीक है। एक्यूट हार्ट फेलियर में अपन क्लिप वगैरह जाता है, उधर एक्यूट हार्ट फेलियर होता है। अब क्रॉनिक हार्ट फेलियर में अपन नीहा होता है, उससे अपन फंक्शनल क्लास निकालती है, अपन पढ़ चुके ऊपर, ठीक है, एंजाइना के साथ में वो सेम होता है इसमें भी, ठीक है। और तो अपनी अप्रोक्सिमल है तो फूट जाएगा। अब है ना, स्टेज होता है हार्ट फेलियर में, एक तो होता है फंक्शनल क्लास, तो दूसरा होता है स्टेज, ये 2 चीज़ निकालनी होती है। स्टेज अपन कैसे निकालते हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें स्टेज जो होता है, ए होता है, उसमें है ना रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर, ठीक है, हाई रिस्क है, अभी हार्ट फेलियर नहीं है। स्टेज बी में एसिम्टोमेटिक हार्ट फेलियर होगा, सिम्टम्स नहीं होंगे। स्टेज सी में सिम्टम होंगे, अपने ज़्यादातर केस में सिम्टम होने वाला है, तो स्टेज सी अपना करना है ज़्यादातर केस में। और स्टेज डी में सीवियर सिम्टम्स आएंगे, ठीक है, ऐसा। वो हार्ट फेलियर का जो ट्रीटमेंट होता है वो क्या रहता है, तो हार्ट फेलियर है ना, इजेक्शन फ्रैक्शन के बेस पे अगर दिया हुआ क्वेश्चन में तो इससे भी अपन इसको कर सकते हैं, मतलब डिफरेंशिएट क्लासीफाई। अगर लेस देन 40 है इजेक्शन फ्रैक्शन तो इसको बोलेंगे रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन, मेनली अपने इससे काम बन जाता है रिड्यूस वाले से। उसके अलावा माइल्ड रिड्यूस में क्या होगा, 40 से 90 होगा। और प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होगा कि मोर देन 50 होगा तो उसे प्रिजर्व बोलेंगे, ठीक है। ये सब क्लासीफाई करते हैं अपन हार्ट फेलियर को। अब हार्ट फेलियर जो होता है अपन को कैसे पता चलेगा हार्ट फेलियर है, तो हार्ट फेलियर कुछ चीज़ अपन को दिखती है। हार्ट फेलियर किस समय को पैरोक्सिस नक्टर्नल डिस्निया दिख सकता है, डिस्निया दिखेगा, रेस दिखेंगे लंग्स के अंदर, ऐसी गलब दिख सकता है। रेडियोलॉजी में अपन को कार्डियोमेगैली दिख सकती है, पल्मोनरी एडिमा दिख सकता है, डिस्निया और एक्सर्शन दिख सकता है, कफ नक्टर्नल कफ दिखता है सोते समय, टैकीकार्डिया, पल्मोनरी इफ्यूजन दिख सकता है, ये सब कुछ अपन को दिखेगा, ठीक है, हार्ट फेलियर केसेस में। और उसके अलावा हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट होता है ABDSM, ठीक है, ये होता है अपना हार्ट फेलियर का फेल। तो इसमें है ना, ए का मतलब है एस इनहिबिटर, आर्ब, अर्नी, ठीक है। एस और अर्नी अपन देंगे, अगर एस और अर्नी है ना ये कभी कभार कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं, तो है ना तब अपन, अगर ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है तो अपन आर्ब देंगे, ठीक है। अगर कफ वगैरह हो रहा है एस लेने से तो अपन आर्ब दे देंगे। इसके अलावा बीटा ब्लॉकर है ना देंगे। और बीटा ब्लॉकर कब नहीं देंगे, अगर हार्ट रेट बहुत कम है, ठीक है, हार्ट रेट अगर कम है तो बीटा ब्लॉकर नहीं देंगे, तो ये अपन को ध्यान रखना बीटा ब्लॉकर के बारे में। और डायरेटिक अपन को लूप डायरेटिक देना है, फ्यूरोसेमाइड एग्जाम्पल। और एस का मतलब SGLT2 इनहिबिटर, ये है डापाग्लिफिजिन, ठीक है। एम से MRA, स्पाइनोलेक्टोन, ये 5 पिलर रहते हैं हार्ट फेलियर के, तो अपन को हर हार्ट फेलियर में डालना है, बीटा ब्लॉकर का अपन को ध्यान रखना है।
कि अगर हार्ट रेट कम है तो नहीं देना बीटा ब्लॉकर। अब अगर अपन बात करें एक्यूट हार्ट फेलियर की, ठीक है, एक्यूट हार्ट फेलियर में क्या होता है कि अपन को वेट और कोल्ड पहचानना आना चाहिए कि वेट क्या है, कोल्ड क्या है। अगर मान लो पेशेंट के है ना कंजेशन हो रहा है, ठीक है, अगर फ्लूइड ज़्यादा हो जा रहा है कहीं भी तो उसे अपन वेट बोलेंगे। अगर है ना वो उसका है ना परफ्यूजन कम हो जा रहा है, ठीक है, ब्लड कम पहुंच रहा है किसी पार्ट में बॉडी के, तो कोल्ड बोलेंगे। अब फ्लूइड ज़्यादा हो रहा है कैसे पता चलेगा, पल्मोनरी कंजेशन, ठीक है, लंग्स के अंदर फ्लूइड ज़्यादा हो गया। ऑर्थोपनिया मतलब जब लेटेगा तो लंग्स में फ्लूइड ज़्यादा होगा तो उस वजह से इसको डिस्पनिया होगा, तो ये हो गया। पेरिफेरल एडिमा, एडिमा मतलब फ्लूइड ज़्यादा हो गया, ठीक है, जुगुलर वेनस डिस्टेंशन तो फ्लूइड ज़्यादा। कंजेस्टेड हेप्टोमेगैली, ठीक है, मतलब कि लीवर में फ्लूइड हो गया। गट कंजेशन, एसाइटिस फ्लूइड ज़्यादा होगा। जुगुलर हेपेटोजुगुलर रिफ्लेक्स मतलब फ्लूइड ज़्यादा हो गया तो ये वेट हो गया। कोल्ड का मतलब कि परफ्यूजन कम हो गया तो इसमें साइनोसिस हो गया, पल्स प्रेशर कम हो गया, और है ना ब्लड है ना दिमाग में कम जा रहा है तो डिजीनेस वगैरह हो गया, कन्फ्यूज़न हो गया। ब्लड किडनी में कम जा रहा है तो ओलिगोयूरिया हो गया, ठीक है। और कोल्ड स्वेट एक्सट्रीमिटीज़, एक्सट्रीमिटीज़ जो होंगे वो कोल्ड होंगे क्योंकि वहाँ ब्लड नहीं जा रहा है, इस हिसाब से ये कोल्ड है, ठीक है। हाइपोपरफ्यूजन मतलब ब्लड कम जाना। उस हिसाब से हम है ना अगर है ना लिखते हैं अपन वार्म ड्राई या कोल्ड ड्राई जैसा भी है उस हिसाब से लिखते हैं। उस हिसाब से अपने इसका एक्यूट का ट्रीटमेंट भी होता है। अगर मान लो पेशेंट वेट और वार्म है, ठीक है, तो अपन क्या ट्रीटमेंट देंगे, वेजोडाइलेटर और डायबिटिक, ये दो ट्रीटमेंट देंगे वेट वार्म के लिए, ठीक है। और अगर मान लो पेशेंट ड्राई और वार्म है तो हम क्या ट्रीटमेंट देंगे, हम ओरल थेरेपी देंगे और उसे घर भेज देंगे, ठीक है, होम। उसके अलावा अगर पेशेंट ड्राई और कोल्ड है तो हम उसे फ्लूइड देंगे और आइनोट्रॉपिक्स देंगे, ठीक है। और अगर पेशेंट वेट और कोल्ड है तो हम उसका हार्ट रेट चेक करेंगे, ठीक है। हार्ट रेट अगर लेस देन 90 है तो हम उसे देंगे आइनोट्रॉप्स, वेजोप्रेसर, डायूरेटिक और मैकेनिकल सर्कुलेटरी सपोर्ट। अगर मोर देन 90 है हार्ट रेट तो उसे हम देंगे जो वेट एंड वार्म में देते हैं वो का वो सेम ट्रीटमेंट यहाँ देंगे, वेजोडाइलेटर, डायूरेटिक और आइनोट्रॉप्स, ठीक है। ये हो गया अपना एक्यूट हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट। ठीक है, शॉक का मैनेजमेंट, अगर है ना कार्डियोजेनिक शॉक हो रहा है, ठीक, कार्डियोजेनिक शॉक बोले तो 90 या 90 से कम उसका सिस्टोलिक बीपी हो जा रहा है, ठीक है। तो ये पूरा शॉक का रिकमेंडेशन, ठीक है, यही अपन करते हैं। मेन चीज़ अपन को याद रखनी है कि फ्लूइड देंगे पेशेंट को, बीपी कम हो रहा है, आइनोट्रॉप्स देंगे ताकि हार्ट बीट करे अच्छे से, विजोप्रेसर देंगे ताकि बीपी हो ज़्यादा हो सके। इन सबसे अगर ट्रीट नहीं हुआ तो अपन मैकेनिकल सर्कुलेटरी सपोर्ट देंगे पेशेंट को, ये अपन को याद रखना है, ठीक है, कार्डियोजेनिक शॉक के लिए ट्रीटमेंट के लिए। अपन करते हैं केस, ठीक, अभी कुछ इन्वेस्टिगेशन रहते हैं अपने है ना कार्डियोलॉजी के जो केस होंगे ना उनके अंदर अपन को डालना है। सीबीसी, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, ग्लाइकेटिक हीमोग्लोबिन या फिर एचपी, ये उनसी, ठीक है, फॉर डायबिटीज़ मेलाइटिस क्योंकि रिस्क फैक्टर होता है कॉर्नरी डिजीज़ के लिए। साथ में लिपिड प्रोफाइल करेंगे क्योंकि ये भी कॉर्नरी डिजीज़ करा सकता है, एलडीएल, एचडीएल, ट्राइग्लिसराइड, टोटल कोलेस्ट्रॉल। जो नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में अपन वो चीज़ लिखनी है, हर चीज़ नहीं लिखनी है, ठीक है। साथ में इकोकार्डियोलॉजी करेंगे फॉर साइंस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी एंड अदर स्ट्रक्चरल चेंजेस, ठीक है, हार्ट के अंदर। इसके अलावा डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड, ये है ना ये सेकेंडरी हो गया। ट्रोपोनिन सी के एम भी कर सकते हैं अपन अगर है ना स्टेमिक ACS का केस है तो। एक्सरे करेंगे COPD को रूल आउट करने के लिए। उसके बाद में है ना अगर मान लो हाइपरटेंशन वगैरह सबके अंदर यही सब कुछ करना है, ठीक है, जो भी कार्डियोलॉजी केस है लगभग ये सब कुछ करना है। अगर मान लो सेकेंडरी हाइपरटेंशन अपन को लग रहा है ना तो अपन अगर कि एज कम है पेशेंट की तो अपन कुछ और एक्स्ट्रा टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि यूरिन एनालिसिस कर सकते हैं टू रूल आउट सेकेंडरी कॉज। तो इसमें यूरिन एनालिसिस में अपन क्या करेंगे, पाइलोनेफ्राइटिस को एक्सक्लूड करेंगे कि भाई WBC आ रहा है नहीं यूरिन में ऐसा। और साथ में हाइपोएस्थेन यूरिया, ठीक है, इसमें क्या होता है, डिक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन, ये अपन चेक कर सकते हैं। इससे हमें पता चलता है कि प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म तो नहीं है इसको, तो ये सब सेकेंडरी कॉज होता है हाइपरटेंशन के। साथ में अपन थायराइड फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं, इसके अंदर T3 T4 और TSH करेंगे। 24 आवर यूरिन कॉर्टिसोल चेक कर सकते हैं कुशिंग डिजीज़ को रूल आउट करने के लिए। मेटानेफ्रिन, नॉन मेटानेफ्रिन और विनाइल मैंडेलिक एसिड, ये अपन चेक कर सकते हैं 24 आवर यूरिन के अंदर फियोक्रोमोसाइटोमा को रूल आउट करने के लिए। और हम डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं रीनल आर्टरी स्टेनोसिस को रूल आउट करने के लिए सेकेंडरी हाइपरटेंशन वाले केसेस में, ठीक है, ये सब कुछ रहता है। अब अगर अपन जाए केस पे, ठीक है, केस नंबर 7 फर्स्ट। केस नंबर 7 अपन देखें तो ये पेशेंट है ना इसके है ना अपीयरेंस ऑफ सीवियर प्रेसिंग पेन बिहाइंड द स्टर्नम, ठीक है, इसको एंड रेडिएटिंग टू मैंडिबल एंड लेफ्ट अपर लिम। तो एक टिपिकल पेन दे रहा है अपना ये जो MI में आता है वो वाला। और इसका जो पेन था नाइट्रोग्लिसरीन से ख़त्म नहीं हुआ, इसका मतलब इसको है ना ऐसा सिंपल सा स्टेबल एंजाइना नहीं है, इसको उससे ज़्यादा कुछ है।
इस केस में नीचे अपन को है ना ECG के बारे में दिया हुआ, उसमें ST एलिवेशन है, तो ST एलिवेशन का केस है, इस वजह से इसका नाइट्रोग्लिसरीन रहने से ठीक नहीं हुआ। और इसका सिगरेट विगरेट पीता था तो ये है ना ये सिगरेट वाला रिस्क फैक्टर है, COPD का भी हो सकता है, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ का भी हो सकता है। ठीक है, अगर आगे अगर बढ़े अपन, इसका BMI दिया हुआ है 32, तो ये अपना ग्रेड 1 पे जाएगा। ठीक है, BP इसका दिया हुआ है 160 अपना ग्रेड 2 जाएगा BP। और साथ में क्योंकि इसको MI है तो MI के हिसाब से ये ग्रेड स्टेज 3 होगा, और स्टेज 3 है तो ये वेरी हाई रिस्क है। ठीक है, और इसका जो लंग का रेल्स है ना, लंग के अंदर रेल्स, वो लोअर पार्ट ऑफ द लंग्स के अंदर, ठीक है, सिर्फ लोअर पार्ट है, मतलब हाफ के अंदर है। ठीक है, लोअर हाफ के अंदर है, तो हाफ के अंदर होता है तो उसे अपन क्लिप 2 लिखते हैं, पूरे लंग में होता है क्लिप 3 लिखते हैं। ठीक है, इतना हो गया डायग्नोसिस। उसके अलावा अपन देखें तो इसका ट्राइग्लिसराइड है 2.8 है, नॉर्मल होता है 1.7। ठीक है, उससे कम होना चाहिए। 2.8 है मतलब ज़्यादा है, तो अपन डायग्नोसिस में लिखेंगे हाइपर कोलेस्ट्रॉलीमिया। ठीक है, इसके अलावा इसका GFR दिया हुआ है, GFR 55 है, तो 55 अपना GFR वाले में देखेंगे तो अपना G3A होगा। इसका एल्बुमिन दिया हुआ है 40, तो ये A2 हो जाएगा। इसको अपन माइक्रो एल्बुमिन यूरिया भी बोल सकते हैं, ईमिया, माइक्रो एल्बुमिन ईमिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसका है ना एलिवेशन कहाँ का दिया है, 1 AVL और V1 से V6 तक सब में एलिवेशन हो रहा है, तो सब बोलेंगे एक्सटेंसिव एंटीरियर ST सेगमेंट एलिवेशन MI। ठीक है, ये अपना डायग्नोसिस हो गया। और इसका जो है ना इसमें लिखा हुआ है कि द हार्ट टोन इज़ मफल्ड, मफल्ड के 3 कॉज हो सकते हैं, या तो फैट है, या फिर है ना फ्लूड है, या फिर एयर है, ये 3 चीज़ हो सकती है। इस केस में क्या है, शायद फैट हो सकता है क्योंकि इसका BMI थोड़ा ज़्यादा है। और एक्सेंचुएशन ऑफ सेकंड हार्ट टोन इज हियर्ड ऑन द अओर्टा। ठीक है, इसका मतलब होता है सेकंड हार्ट टोन सुनाई दे रहा है, इसका मतलब कि है ना इसको क्रॉनिक हाइपरटेंशन था। ठीक है, इसको बहुत लंबे टाइम से हाइपरटेंशन है, तो उस वजह से इसको LVH हो गया, तो अपन डायग्नोसिस में LVH भी लिख सकते हैं। इसको जो हाइपरटेंशन है ना, तो इसको 10 साल से है ना हाइपरटेंशन है, तो उस वजह से इसको LVH हो चुका है। ठीक है, तो LVH लिखेंगे डायग्नोसिस में। और ये है ना ये माइक्रो एल्बुमिन यूरिया है जो दिया हुआ ना A, वो ये वाला। ठीक है, माइक्रो एल्बुमिन यूरिया है, तो इसमें लिखा हुआ एल्बुमिन यूरिया, तो यूरिया का है ये। तो इसका डायग्नोसिस अपन पूरा लिखेंगे, एक्यूट एक्सरबेशन, एक्यूट एक्सटेंसिव एंटीरियर। ठीक है, क्योंकि इसके 1 2 3 4 5 6 सबके अंदर है ना इसको हो रहा है, तो डायग्नोसिस अपन सबसे पहले लिखेंगे CAD। ठीक है, बाद में ACS मतलब कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ एक्यूट कॉरोनरी सिंड्रोम, क्योंकि MI का केस है। बाद में एक्यूट एक्सटेंसिव एंटीरियर स्टेमी। ठीक है, और क्लिप 2 क्योंकि लोअर हाफ में इसको रेल्स आ रहे हैं। हाइपरटेंशन ग्रेड 2 हो जाएगा, स्टेज 3 क्योंकि इसका MI है और वेरी हाई रिस्क। ठीक है, उसके बाद में LVH क्योंकि इसका सेकंड टोन है वो है ना ज़्यादा हो रहा है उस वजह से। उसके अलावा इसको हाइपर कोलेस्ट्रॉलीमिया क्योंकि इसका 1.7 से ज़्यादा है इसका ट्राइग्लिसराइड, ऊपर से इसको ओबेसिटी ग्रेड 1 की है। और CKD इसका G3A और A2। ठीक है, माइक्रो एल्बुमिन यूरिया बोलते हैं इसको। तो ये सब हो गया। इसके अंदर रिस्क फैक्टर क्या क्या है, इसकी एज है ना 45 से ज़्यादा है तो ये रिस्क फैक्टर हो गया। स्मोकिंग इंडेक्स 10 से ज़्यादा है, ओबेसिटी 30 से ज़्यादा है, तो ये सब कुछ रिस्क फैक्टर हुए। और BP इसका हाइपरटेंशन है, ये सब कुछ रिस्क फैक्टर हुए MI के। ठीक है, अब ये जो केस होते हैं ना, ये हार्ट के जो भी कोलेस्ट्रॉल जिसमें दिया हुआ है ट्राइग्लिसराइड वगैरह, तो इसमें देखो ये सब लेवल दिए हो। ठीक है, टोटल कोलेस्ट्रॉल दिया है, ट्राइग्लिसराइड दिया है, HDL दिया है, इसमें LDL नहीं दिया हुआ होता। तो अपन इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, फ्राइड वॉल्ट फॉर्मूला लगाते हैं LDL फाइंड करने के लिए। तो है ना इस फॉर्मूला में अपन ये सब कुछ रखेंगे ना, ट्राइग्लिसराइड, HDL और टोटल कोलेस्ट्रॉल, HDL और ट्राइग्लिसराइड, अपना LDL निकलेगा इस केस में 5.52। ठीक है, इतना 5.52 आ रहा है। अब अपन क्या करते हैं कि है ना जो LDL होता है वो नॉर्मल अपन को इस ये सब चीज़ें नॉर्मल, ये नॉर्मल है ना LDL है। कब नॉर्मल, अगर वेरी हाई रिस्क है तो नॉर्मल लेस देन 1.4 होना चाहिए। ठीक है, हाई रिस्क है तो लेस देन 1.8 होना चाहिए। तो इस केस में कितना है 5.52 है। ठीक है, LDL अपना, तो और है ना होना कितना चाहिए 1.4 होना चाहिए। तो अपन को कितना कम करना है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा ना उतना अपन को कम करना है LDL। तो अभी अपना LDL है इतना। ठीक है, अपन को चाहिए इतना, तो अपन को कितना कम करना है, अपन टोटल है ना इसके अंदर से 4.12 निकालेंगे तो अपन नॉर्मल पे पहुँचेंगे 1.4। तो है ना जो है ना जितना कम करना है टोटल में से, वो टोटल का कितना परसेंट है, कितना परसेंट कम करना है अपन को टोटल को, वो निकालने के लिए अपन है ना इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इंटू 100 करेंगे,
तो इतना आएगा, मतलब इतना परसेंट अपन को कम करना है एलडीएल को। और मेनली सर है ना इस चीज़ पे ध्यान देंगे कि वी वेरी हाई रिस्क में लेस देन 1.4 होना चाहिए, इतना मैक्सिमम पूछ सकते हैं, इतना डिटेल तो नहीं पूछेंगे शायद, अभी करना चाहे तो कर सकते हैं। नेक्स्ट केस है अपना ये वाला केस नंबर 9। ठीक है, केस नंबर 9 में अगर देखें तो इसका एपिगैस्ट्रिक पेन वगैरह हो रहा था, नाइट पेन हो रहा है। इसका जो पेन है ना आफ्टर टेकिंग नाइट्रोग्लिसरीन लेने के बाद में डिड नॉट कम्प्लीटली डिसअपियर, ठीक है, पूरी तरह से नहीं जा रहा है। इसका मेन ईसीजी है, ईसीजी में 2, 3 और एवीएफ में एलिवेशन है, ठीक है, ये देखो उठा हुआ है, ठीक है, इतना एलिवेटेड है, इतना एलिवेटेड है और इतना एलिवेटेड है। तो 2, 3 एवीएफ में एलिवेशन है, मतलब इन्फीरियर एमआई है। तो इतना अपन लिखेंगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, इन्फीरियर वॉल स्टेमी, ठीक है। और साथ में इसका जो क्लिप है ना, इसका अपन क्लिप 1 भी लिख सकते हैं और क्लिप क्वेश्चन मार्क भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस केस में अपन क्लिप है ना, मतलब लंग्स के बारे में कुछ खास बात नहीं दी हुई है कि लंग्स में कोई दिक्कत है या नहीं है। तो है ना, अगर अगर नहीं दी हुई तो अपन है ना 1 भी मान सकते हैं, नहीं दी मतलब नहीं है कोई दिक्कत लंग्स में, उस हिसाब से 1 लिख सकते हैं। और नहीं दी है तो अपन को नहीं पता, इन्वेस्टिगेट करना है, तो इसलिए क्वेश्चन मार्क भी लिख सकते हैं। तो जस्टिफिकेशन में अपन को ये चीज़ बतानी है कि नहीं दी तो हम 1 रखे तो क्यों रख रहे, क्वेश्चन मार्क है तो क्यों है, वो सब चीज़ है, ठीक है। और ये V1 V2 V3 में डिप्रेशन है ना, तो इसमें अपन है ना ये है ना मे बी है ना अपना पोस्टीरियर वाला एमआई हो सकता है। पोस्टीरियर एमआई अपन कैसे पता करेंगे है या नहीं है। अब है ना V1 V2 V3 में डिप्रेशन है, तो अपन है ना जो पोस्टीरियर लीड्स होती है ना V7 V8 और V9, इनका अपन वो कराएंगे, ईसीजी निकलवाएंगे। अगर V7 8 9 के अंदर अगर ना एलिवेशन है तो इसका मतलब ये वो पोस्टीरियर एमआई भी है साथ में, अगर नहीं है तो नहीं है वो, ठीक है, पोस्टीरियर एमआई नहीं है, ये है ना इसका इन्फीरियर का ही रेसिप्रोकल है ऐसा। और इसके ट्रीटमेंट अपन वही सेम देंगे, मोना भी से देंगे, पीसीआई भी से करेंगे, सेम चलेगा, इन्वेस्टिगेशन भी सेम ऊपर वाले जैसा, ठीक है। नेक्स्ट केस है अपना केस नंबर 16। इसमें जो भी है जनरल प्रैक्टिशनर के पास आया था, इंटेंस प्रेसिंग पेन वगैरह और रेडिट स्केपुला, मतलब टिपिकल पेन दे रहा है, ठीक है। और इसमें है ना अपन नीचे ईसीजी देखेंगे, ईसीजी में अपन को स्टेमी दिया हुआ है, वो देखते हैं थोड़ी देर में। इसका क्लिप जो है ना देखो, इसके अंदर नो रेल्स है, ठीक है, रेल्स का नाम दिया हुआ था, अपना क्लिप 1 लिखेंगे, रेल्स नहीं है तो क्लिप 1। इसका जो हाइपरटेंशन है 160 है, तो 160 बोले तो ग्रेड 2 हो गया। क्योंकि स्टेमी है तो स्टेज 3 हो गया, क्योंकि स्टेज 3 है तो ये वेरी हाई रिस्क हो गया, ठीक है। और इन्फीरियर वॉल एमआई है, इसलिए कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़, एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम, इन्फीरियर वॉल एमआई, क्लिप 1, कॉम्प्लिकेटेड विथ, नहीं कॉम्प्लिकेटेड विथ भी मत लिखना, और हाइपरटेंशन लिखेंगे ऐसा। और कॉम्प्लिकेटेड विथ क्यों हटाया, क्योंकि है ना ये है ना हार्ट ब्लॉक है ना, इसके ऊपर अपन को कमेंट नहीं करना है, क्योंकि ये स्ट्रिप जो है ना, ये जो ईसीजी की स्ट्रिप दी है बहुत छोटी है, ठीक है, इसमें कोई अपन को ड्रॉप बीट नहीं दिख रही, दो ही अपन को क्यूआर दिए, क्यूआरएस दिया हुआ है, तो है ना इसमें पता नहीं चलेगा कि इसको है ना कौन सा हार्ट ब्लॉक है, ठीक है, असलियत में। लेकिन तो इसलिए अपन को फ़िलहाल कमेंट नहीं करना, क्योंकि सर ने अभी लेटेस्ट में बोला कि कमेंट मत करना है क्योंकि छोटी स्ट्रिप है। बाकी पहले के ज़माने में सर है ना 2nd डिग्री हार्ट ब्लॉक मोबिट्स 2 भी लिखाते थे, और किसी और ग्रुप को कुछ और लिखाते थे, ऐसे सर कुछ कुछ लिखाते थे। फिलहाल में अपन को है ना हार्ट ब्लॉक के ऊपर कमेंट नहीं करना है। और इसका है ना इन्फीरियर वॉल एमआई क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर अपन देखें तो ये देखो एसटी एलिवेशन, ठीक है, बेस लाइन से थोड़ा ऊपर है, 2 में 3 में और ये ईवीएफ है, एवीएफ में, ये 3 में है ना एसटी एलिवेशन है, 2 3 एवीएफ में एसटी एलिवेशन है, तो अपना इन्फीरियर वॉल एमआई हो गया। तो इन्फीरियर वॉल एमआई है तो ठीक है। उस इसमें है ना एक्स्ट्रा लिखा हुआ कि पीसीआई अपन कर सकते हैं 30 मिनट में, तो अपनी कैपेबिलिटी है, तो अपन सीधे वही जो मोनाबीसी वाला उसका पीसीआई, उसका पोस्ट पीसीआई वाले ट्रीटमेंट वो सब इधर डाल देंगे, और इन्वेस्टिगेशन भी वही जो अपन पढ़े थे वो का वो सेम, ठीक है। नेक्स्ट केस है अपना केस नंबर 17। इसमें पेशेंट वोक अप ड्यू टू शार्प बर्निंग पेन बिहाइंड द स्टम, ठीक है, स्टम के पीछे पेन हो रहा है और नाइट्रोग्लिसरीन रहने से कम नहीं हो रहा है, ठीक है, तो अपन को लग रहा है कि वही स्टेमी हो सकता है। बाकी अगर अपन नीचे देखें तो अपन को ईसीजी दिया हुआ है, ईसीजी के अंदर एसटी सेगमेंट एलिवेशन है, ठीक है, एमएम वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बाकी केस हो जाता है। एलिवेशन लिखा हुआ है V1 से V4 तक, तो V1 से V4 तक हो रहा है ना, इसको अपन बोलते हैं एंट्रोसेप्टल, ठीक है। तो अपन डायग्नोसिस लिखेंगे कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़, एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम, एंटेरोसेप्टल, ठीक है, एंट्रोसेप्टल दोनों, एंट्रोसेप्टल स्टेमी, ठीक है। साथ में अब इसका अगर अपन क्लिप देखेंगे तो रेल्स है, वो रेल्स सिर्फ लोअर पार्ट में, ठीक है, लोअर पार्ट में तो अपन लिखेंगे क्लिप 2, ठीक है। साथ में हाइपरटेंशन अगर इसका देखें 160 है, 160 बोले तो ग्रेड 2 हो गया, और इसको क्योंकि इसको स्टेमी है तो स्टेज 3 हो गया, स्टेज 3 इसलिए वेरी हाई रिस्क हो गया, ठीक है। और इसको है ना एक्रोसाइनोसिस है,
तो इसको है ना एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर ग्रेड 2 हो गया, ठीक है। एक्रोसाइनोसिस तो ग्रेड 2 है, डिफ्यूज साइनोसिस है तो ग्रेड 3 हो गया। उसके बाद में इसका जो है ना एक्सेंसुएशन ऑफ सेकंड टोन ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी, इसका मतलब पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन लिखे डायग्नोसिस में। साथ में इसमें लिखा हुआ पॉलीटोपिक सिंगल पॉलीटोपिक वेंट्रिकुलर एक्स्ट्रा सिस्टोल्स, तो अपन वेंट्रिकुलर एक्स्ट्रा सिस्टोल्स भी लिख सकते हैं डायग्नोसिस के अंदर। इसके ट्रीटमेंट में देखो एमआई है, तो एमआई का ट्रीटमेंट करेंगे वही मोनाबीसी पीसीआई करेंगे, बाद में पोस्ट पीसीआई ड्रग्स वो देंगे। और क्लिप 2 है, ठीक है। क्लिप मतलब ये एक्यूट हार्ट फेलियर का केस रहता है, जो जहाँ भी क्लिप है वहाँ पर अपन ये देखना चीज़ कि किस टाइप का हार्ट फेलियर है। तो एक्रोसाइनोसिस इसका मतलब कोल्ड है, ठीक है। उसके अलावा इसका है ना रेल्स दिया हुआ है, इसको रेल्स है इसलिए पल्मोनरी कंजेशन है, ठीक है। पल्मोनरी कंजेशन है तो ये वेट हुआ, और इसको एक्रोसाइनोसिस से ये कोल्ड हुआ। तो वेट और कोल्ड में अपन क्या ट्रीटमेंट देते हैं, ये वाला ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। ऊपर से इसका जो हार्ट रेट है वो मोर देन 90, ठीक है, 92 इसका हार्ट रेट, तो ये वाला ट्रीटमेंट देके अपन। तो वेट और कोल्ड हुआ तो मोर देन 90 इसका भी हार्ट रेट है, तो अपन ये वाला ट्रीटमेंट वेजोडाइटर डायबिटिक्स आइनोट्रोपिक एजेंट ये अपन को देंगे क्लिप के लिए। और स्टेमिक का वो अपन को पता है, ठीक है। हाइपरटेंशन के लिए एक अलग से जो वीडियो अपन वो जो ट्रिपल थेरेपी देते हैं ABC, तो वो बता दूंगा, तो वो हाइपरटेंशन के लिए वो वाला ट्रीटमेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट केस है अपना केस नंबर 20। केस नंबर 20 देखो तो इसको डिस्निया वगैरह हो रहा है, 10 ईयर्स पेशेंट सफर्ड हाइपरटेंशन, ठीक है, इसको क्रॉनिक हाइपरटेंशन है। ऑर्थोपनिया है, एक्रोसाइनोसिस है, इसका हार्ट रेट दिया हुआ है। अपन सीधे ECG अगर है ना ECG पे जाए सीधे, तो देखो इसका एलिवेशन है थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। ये देखो ये इसकी बेस लाइन है, तो बेस लाइन से ऊपर है, ठीक है। तो इसको अपन बोलेंगे ST एलिवेशन, ठीक है। तो लीड 2 में ST एलिवेशन है, लीड 3 में तो साफ दिख रहा है ST एलिवेशन है। AVF में देखें तो इसमें भी ST एलिवेशन है, ठीक है। तो 2-3 AVF में एलिवेशन है तो अपन बोलेंगे इन्फीरियर वॉल MI, तो अपन डायग्नोसिस लिखेंगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम इन्फीरियर वॉल स्टेमी। और इसका क्लिप कितना होगा 3 होगा, क्यों, क्योंकि मॉइस्ट रेल्स ऑल ओवर द लंग फिल, ठीक है, पूरे लंग के अंदर है ना रेल्स हैं, तो क्लिप 3 लिखेंगे, तो क्लिप 3 हो गया। उसके बाद में ये इतना डायग्नोसिस हो गया, बाद में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है कि है ना कि है ना एक मतलब इसके अंदर हाइपरटेंशन भी है। हाइपरटेंशन ग्रेड 1 का है, जो कि है ना क्योंकि इसका डायस्टोल है ना वो 90 है, तो ये ग्रेड 1 में आ जा रहा है। और स्टेज 3 है क्योंकि है ना ये MI का केस है, और स्टेज 3 इसलिए वेरी हाई रिस्क है, ठीक है। इसके अलावा मेन ECG में एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि इसके अंदर अपन को V1 में देखो डिप्रेशन दिख रहा है, ठीक है। V2 में तो अच्छा खासा दिख रहा है, ये बेस लाइन है, ये जो है ना ये बेस लाइन है, ये बेस लाइन है। तो बेस लाइन से अगर नीचे है ये, तो ये डिप्रेशन हुआ। तो है ना V1 में तो बहुत कम है, V2 और V3 में अच्छा खासा डिप्रेशन दिख रहा है, ठीक है। V1 में स्लाइट डिप्रेशन दिख रहा है, तो है ना V1 V2 V3 में डिप्रेशन दिख रहा है, तो अपन को है ना पोस्टीरियर लीड्स करनी पड़ेगी, ताकि हम पता कर सकें कि आप है ना अगर पोस्टीरियर MI तो नहीं है। अगर V7 V8 V9 में भी अगर एलिवेशन है, V7 V8 V9 में एलिवेशन है, तो ये पोस्टीरियर MI होगा, साथ के इन्फीरियर प्लस पोस्टीरियर दोनों होगा। और अगर नहीं होगा तो ये सिर्फ इन्फीरियर वॉल MI है, ठीक है। तो अपन को एक्स्ट्रा चीज़ ये सर को बतानी पड़ेगी। तो अपना ये वाला हो गया डायग्नोसिस। और इसके ट्रीटमेंट अपन सीधे वही स्टेमी है तो अपन वही PCI वाला मोनाबीसी PCI बाद में पोस्ट PCI वाला देंगे। हाइपरटेंशन के लिए हाइपरटेंशन का जो ABC वाला ट्रीटमेंट होता है वो देंगे, ट्रिपल थेरेपी, ठीक है। नेक्स्ट केस अपना केस नंबर 21। इसमें पेशेंट इमरजेंसी रूम में आया, इसको चेस्ट पेन होता था जो कि नाइट्रोग्लिसरीन लेने से सही नहीं होता था। इसकी हिस्ट्री है, इसको है ना 200 और 120 इसका BP रहता था, तो ये अपना 180 से भी ज़्यादा है, तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस का BP है, ठीक है ये। तो उस BP उस क्राइसिस में अपन को क्या फ्लैशिंग ऑफ फ्लाइज दिखते हैं आँख के अंदर, और फियर ऑफ डेथ होता है पेशेंट को, ये सब कुछ उसके अंदर होता है, ठीक है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस के अंदर। तो ये सब उसकी हिस्ट्री है। उसके अलावा इसको एक्रोसाइनोसिस है, ठीक है। एक्यूट केस में एक्रोसाइनोसिस है तो इसको एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर टाइप 2 होगा, ठीक है, क्योंकि एक्रोसाइनोसिस के हिसाब से। और इसका ECG अगर अपन देखें तो देखो लीड 1 है ना, ये बेस लाइन है, तो लीड 1 ये देखो ऊपर है, ठीक है। तो ST एलिवेशन है लीड 1 में, और इधर भी देखो ये वाला ST एलिवेशन है AVL में, और साथ में इनमें तो साफ दिख रहा है ये 1 2 3, तो V1 V2 V3 V4 V5 V6 इन सब में ST एलिवेशन है, और 1 में और AVL में। तो इसको अपन बोलेंगे एक्सटेंसिव एंटीरियर स्टेमी, ठीक है। तो अपना डायग्नोसिस अपन इधर से लिया है एक्सटेंसिव एंटीरियर स्टेमी। उसके अलावा इसका BP है ना 80/60 है, तो 80-90 से कम हुआ है ना, तो इसको अपन बोलेंगे कार्डियोजेनिक शॉक, ठीक है। कार्डियोजेनिक शॉक का केस हुआ ये,
और क्योंकि ये शॉक है तो इसके अंदर अपन को रेल्स दिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि है ना कार्डियोजेनिक शॉक में अपन सीधे क्लिप 4 डाल देते हैं। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़, एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम, एक्सटेंसिव एंटीरियर स्टेमी क्लिप 4 क्योंकि कार्डियोजेनिक शॉक है। ठीक है, और एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर ग्रेड 2 क्योंकि इसको एक्रोसाइनोसिस है, और टकीकार्डिया। ये लिखना हो तो लिखो डायग्नोसिस, और ना मत लिखो। ठीक है, ये हो गया। और इसके ट्रीटमेंट में वो कवर रहेगा सेम। ठीक है, कि स्टेमी है तो वो पीसीआई वाला जो रहता है वो वाला। नेक्स्ट केस है अपना केस नंबर 22। ठीक है, 65-year-old पेशेंट, अ पेंशनर वॉज एडमिटेड टू द क्लिनिक विद कंप्लेन ऑफ रेयर पल्स। ठीक है, रेयर पल्स मतलब पल्स कम आ रही है उसकी, मतलब ब्रेडिकार्डिया का केस है। इंटरप्शन इन द वर्क ऑफ द हार्ट, हार्ट के वर्क में का इंटरप्शन हो रहा है, मतलब कहीं पे ऐसे ड्रॉप बीट वगैरह भी आ रही है। अ फीलिंग ऑफ फेडिंग एंड स्टॉपिंग, अ फीलिंग ऑफ लैक ऑफ एयर। लैक ऑफ एयर बोले तो डिस्पनिया हो रहा है। डिस्पनिया मतलब हार्ट फेलियर का अपना एक साइन आ रहा है, सिम्टम आ रहा है। हार्ट फेलियर का सिम्टम आ रहा है अपना क्लाइंबिंग 1 फ्लाइट ऑफ स्टेयर। ठीक है, अगर हार्ट फेलियर का सिम्टम आ रहा है 1 फ्लाइट पे, ठीक है, 1 फ्लाइट पे आ रहा है, ये तो मोर देन 1 फ्लाइट है, 1, ये था 1 फ्लाइट ऑफ स्टेयर पे आ रहा है, तो अपन इसको हार्ट फेलियर फंक्शनल क्लास 3 रखेंगे। ठीक है, 1 फ्लाइट ऑफ स्टेयर पे आ रहा है हार्ट फेलियर का सिम्टम, तो फंक्शनल क्लास 3 हो गया हार्ट फेलियर का। ठीक है, अब अगर एंजाइना का फंक्शनल क्लास देखें तो पेन कब आ रहा है वो देखेंगे। ठीक है, हार्ट फेलियर का फंक्शनल क्लास देखना है तो डिस्पनिया कब आ रहा है, और एंजाइना का फंक्शनल क्लास देखना है तो पेन कब आ रहा है। तो इसमें पेन आ रहा है इसका कब आ रहा है, नॉर्मल फिजिकल एक्सर्शन पे आ रहा है। तो नॉर्मल फिजिकल एक्सर्शन अगर यहाँ देखें तो नॉर्मल एक्टिविटी पे आ रहा है, तो अपन है ना ग्रेड 2 रखेंगे एंजाइना का, तो एंजाइना का फंक्शनल क्लास 2 हो गया। ठीक है, ऐसे अपन करते हैं। इसके अलावा ये किस टाइप का एंजाइना, ठीक है, टिपिकल एंजाइना है, उसके अपन सिम्टम देख लेते हैं एक बार। क्या क्या होना चाहिए, पेन, डिस्कम्फर्ट मतलब पेन, पेन। ठीक है, पेन होना चाहिए, एक्सरसाइज की वजह से होना चाहिए, और रेस्ट और नाइट्रेट से जाना चाहिए। तो अपन देखते हैं, पेन है इसको 1 पॉइंट हो गया, एक्सरसाइज से इसको आ रहा है 2 पॉइंट हो गया, और इसको नाइट्रोग्लिसरीन से इसका चला जा रहा है तो 3 पॉइंट हो गए। 3 पॉइंट हो गए तो एक क्रॉनिक कोरोनरी सिंड्रोम का केस है। ठीक है, टिपिकल एंजाइना ये। तो अगर ये है ना नाइट्रोग्लिसरीन से नहीं जा रहा होता तो एक्यूट का केस होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिफरेंस हमको ध्यान रखना है एक्यूट और क्रॉनिक का। अब अगर इसका अपन ईसीजी देखें तो फिलहाल ये आधा डायग्नोसिस अपन इधर लिख देते हैं, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़, क्रॉनिक कॉर्नरी सिंड्रोम, क्योंकि इसका पेन जो है नाइट्रोग्लिसरीन से चला जा रहा है। एंजाइना पेक्टोरिस फंक्शनल क्लास 2, क्योंकि अपन ने ऊपर निकाला कि इसका जो पेन है वो नॉर्मल एक्टिविटी पे आ रहा है, तो फंक्शनल क्लास 2 हो गया। ओल्ड एम आई, ठीक है, ओल्ड एम आई इसकी हिस्ट्री में दिया हुआ है इसको। ठीक है, इसको हिस्ट्री ऑफ ओल्ड एम आई, ठीक है, एम आई की हिस्ट्री है तो ओल्ड एम आई लिखेंगे। उसके अलावा कार्डिक सिरोसिस, कार्डिक सिरोसिस का तो मतलब हार्ट की वजह से, हार्ट की दिक्कत की वजह से लंग का सिरोसिस हो गया है। तो यहाँ पर उसमें क्या होता है लंग के कार्डिक सिरोसिस में, कि जो लीवर की साइज़ है ना वो लार्ज हो जाती है, लीवर पेनफुल होता है, जिसे अपन बोलते हैं टेंडर लीवर। और लीवर लीवर का जो बॉर्डर होती है वो राउंडेड बॉर्डर होती है। ठीक है, लार्ज, टेंडर और राउंडेड बॉर्डर होती है, तो वो कार्डिक सिरोसिस होता है। ठीक है, हार्ट की वजह से सिरोसिस हो रहा है तो कार्डिक सिरोसिस लिखेंगे। और अगर है ना किसी और कारण से सिरोसिस हुआ तो राउंडेड नहीं होकर वो शार्प बॉर्डर होगी। ठीक है, ऐसा। उसके अलावा ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया इसको लिखना चाहे तो लिखो वरना नहीं लिखो, क्योंकि एवी ब्लॉक में ब्रेडिकार्डिया अपने साथ में आता है। ठीक है, लगभग मतलब साथ में रहते हैं एवी ब्लॉक और ब्रेडिकार्डिया। और अभी क्या हुआ, जो ब्रेडिकार्डिया और एवी ब्लॉक दोनों के अंदर अपना बीटा ब्लॉकर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता है। ठीक है, तो इसके किसी भी ट्रीटमेंट में अपन को बीटा ब्लॉकर नहीं देना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर पेशेंट, हाँ चलो ठीक है, तो अपना ये हो गया। इसका अगला अपन देखते हैं कि एवी ब्लॉक कैसे है, और इसमें अपना कौन सा वाला एवी ब्लॉक है, तो इसका इसी चीज़ दे रखा है। अब है ना एवी ब्लॉक है ना, जो सेकंड वाला डिग्री होता है, सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक होता है, उसके अंदर ड्रॉप बीट आती है। तो इसकी इस वाली पूरी स्टेप में अपन देखते हैं कि ड्रॉप बीट आ रही है नहीं आ रही। ठीक है, ये पी है, पी, इसके अंदर क्यू आर एस आ रहा है, पी क्यू आर एस आ रहा है, पी क्यू आर एस आ रहा है। ठीक है, यहाँ देखेंगे पी, पी पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ये पी आया तो इसका कोई क्यू आर एस नहीं आया, दूसरा पी आ गया, बोले तो यहाँ पे कहीं पे ड्रॉप बीट आई है। ठीक है, तो ये मोबिट्स, ये सेकंड डिग्री का हार्ट ब्लॉक है। अब मोबिट्स 1 है या मोबिट्स 2 है वो अपन पता करते हैं। तो मोबिट्स 1 में क्या होता है कि ड्रॉप बीट के आगे का और पीछे का है ना, जो क्यू आर है ये है ना, तो मोबिट्स मोबिट्स 1 में क्या होता है कि आगे है ना, इस ड्रॉप बीट के आगे का और ड्रॉप बीट के पीछे का पी आर सेगमेंट जो होगा ना, पी और आर के बीच का डिस्टेंस ये अलग होगा। ठीक है, तो मोबिट्स 1 होगा। ठीक है, तो ये मोबिट्स 1 का केस साफ साफ अपन को दिख रहा है। लेकिन ये अगर अपन इस पी को
ये वाला जो पी है, इस पी को इस पी को कंपेयर करें तो ये अलग पी है, ठीक है, ये दोनों पी अलग है दिखने में। तो अपन ऐसा सोच सकते हैं कि इस ये जो पी है ना, इधर दो पी है ना साथ में आ चुके हैं, उस वजह से ये पी का साइज जो शेप है वो चेंज हो गया है, ठीक है। ये पी और ये पी सेम है, ठीक है, ये दोनों पी सेम है, ये अकेला पी अलग है। तो अगर ये पी है ना, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा पी आ चुका था और ड्रॉप बीट आ गई है, ऐसा अगर माने अपन, और उसके आगे का ड्रॉप बीट के आगे का और पीछे का दोनों का अगर पी आर है ना सेम है तो मोबिट्स 2 में जाएगा। ड्रॉप इसको अपन ड्रॉप बीट मान के चल रहे हैं, सर ने बोला ये, ठीक है, ये अलग पी है इसलिए इसको ड्रॉप बीट मान के चल रहा है, इसके आगे पीछे का सेम है इसलिए मोबिट्स 2 है, सेम है तो मोबिट्स 2, आगे पीछे का अलग है तो मोबिट्स 1। तो ये है ना दोनों मोबिट्स 1 मोबिट्स 2 दोनों का केस है ये, दोनों कॉम्बिनेशन में। तो अपन डायग्नोसिस में इधर लिखेंगे सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉक मोबिट्स 1 मोबिट्स 2 हार्ट ब्लॉक, ठीक है, ऑन टॉप ऑफ कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, क्रॉनिक कॉर्नरी सिंड्रोम, एक्यूट एंजाइना पेक्टोरिस, फंक्शनल क्लास 2, ओल्ड एमआई, कार्डियक सिरोसिस और CHF। अब CHF में स्टेज सी और फंक्शनल क्लास 3। अब स्टेज सी क्यों हुआ, क्योंकि इसको इसको हार्ट फेलियर के सिम्टम आ रहे हैं तो स्टेज सी होगा, ठीक है। इधर अगर अपन देखें, अगर ए सिम्टोमेटिक है तो स्टेज बी होगा, सिम्टोमेटिक है तो स्टेज सी होगा। तो ये स्टेज सी का केस है क्योंकि इसका अंदर सिम्टम है। सिम्टम कैसे, जैसे कि बबलिंग रेल्स आ रही है, ठीक है, लंग्स के अंदर है ना फ्लूइड इकट्ठा हो जा रहा है, ठीक है, इसको रेल्स आ रहे हैं, साथ में इसको डिस्पनिया है, एक्रोसाइनसिस हो रहा है। तो ये सब कुछ अपन को है ना बता रहा है कि सिम्टम है अपने हार्ट फेलियर के। सिम्टम है तो स्टेज सी डालेंगे अपन, और फंक्शनल क्लास 3 में बता चुका हूँ, ठीक है, कि क्यों है ना हार्ट फेलियर का फंक्शनल क्लास 3 है। तो ये पूरा डायग्नोसिस हो गया अपना हार्ट इसका, इस केस का। इसके अब ट्रीटमेंट में क्या होगा, इसको क्या क्या दिक्कत है, इसको है ना CHF है, ठीक है, मतलब क्रॉनिक हार्ट फेलियर है और क्रॉनिक कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ है, ठीक है, क्रॉनिक कॉर्नरी सिंड्रोम है, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ है, और इसको हार्ट ब्लॉक है। सबसे पहले अपन हार्ट ब्लॉक को ट्रीट कर लेंगे क्योंकि ये मोबिट्स 2 है। मोबिट्स टू के लिए और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक के लिए अपन को आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाना पड़ता है, ठीक है। तो पेस मेकर अपन लगा देंगे सबसे पहली चीज़, ठीक है। उसके बाद अपन है ना उसके बाद अपन है ना CHF क्रॉनिक हार्ट फेलियर को ट्रीट करेंगे। क्रॉनिक हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट में क्या होता है, 5 पिलर होते हैं, ठीक है, 5 पिलर्स होते हैं। लेकिन इस केस में क्या है, बीटा ब्लॉकर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है क्योंकि ब्रेडिकार्डिया का केस है। तो 5 पिलर क्या रहेंगे, ये सब अपन ये सब कुछ ADSM, बी को नहीं यूज़ करेंगे, तो ये सब ट्रीटमेंट यहाँ डाल देंगे अपन। और क्रॉनिक कॉर्निया सिंड्रोम के लिए क्या ट्रीटमेंट होता है, क्रॉनिक कॉर्निया सिंड्रोम के लिए ये ट्रीटमेंट होता है, दो दो अपन को चीज़ करनी होती है, एंजाइना रिलीफ देना होता है और इवेंट का प्रिवेंशन करना होता है। तो रिलीफ के लिए अपन क्या दे सकते हैं, बीटा ब्लॉकर और CC भी दे सकते हैं। इस केस में हार्ट रेट कम है तो अपन है ना या तो अपन CCB डायहाइड्रोपायरिडीन दे सकते हैं, और वो नहीं तो अपन सेकेंड लाइन यूज़ कर सकते हैं, ये सब चीज़ें दे सकते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये दे देंगे। बीटा ब्लॉकर नहीं दे सकते तो अपन ये दे देंगे क्योंकि हार्ट रेट कम है, ठीक है। उसके अलावा इवेंट प्रिवेंशन के लिए अपन क्या देंगे, ये सब दे देंगे, एस्पिरिन, स्टेटिन और एस इनिबिटर और आर्ब। तो एस्पिरिन, स्टेटिन और एस इनिबिटर आर्ब है ना, ये अपना है ना एंजाइना को भी प्रिवेंट कर लेगा, और साथ में ओल्ड MI है तो रिस्क फैक्टर ऑफ MI को भी कम कर देगा। तो अपना ये पूरा ट्रीटमेंट हो गया। और अगर अपन को इस केस में बीटा ब्लॉकर अगर अपन को स्टार्ट करना है ना, बीटा ब्लॉकर, तो पेस मेकर लगा लिया अपन ने, तो पेस मेकर लगा देंगे तो हार्ट रेट नॉर्मल हो जाएगी, तो उसका अपन बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं पेशेंट को, उससे पहले नहीं दे सकते, उससे पहले कॉन्ट्राइंडिकेटेड है क्योंकि इसका हार्ट रेट कम है, ब्रेडिकार्डिया है। ब्रेडिकार्डिया और हार्ट ब्लॉक दोनों में अपन बीटा ब्लॉकर नहीं देते हैं, ठीक है। और CCS का जो होता है ना, CCS का जो ये ट्रीटमेंट होता है, इसके अंदर पहले तो अपन ने ड्रग थेरेपी दे दी, ठीक है, और ड्रग देने के बाद में अपन कंसिडर कर सकते हैं एंजियोग्राफी के लिए कि है ना अगर इसको है ना किस चीज़ का इंडिकेशन है। अगर इसको PCI करना है डॉक्टर को तो PCI करेगा, स्टेंटिंग करनी है PCI करके स्टेंटिंग करनी है तो वो करेगा, और है ना CABG करना है मतलब वो जो बाईपास ग्राफ्टिंग करनी है तो वो करेगा। तो एंजियोग्राफी से पता चलेगा, ठीक है। तो ये अपना लास्ट ट्रीटमेंट होता है CCS का। नेक्स्ट केस है अपना केस नंबर 23। इसमें है ना जो पेशेंट अपने आप आराम से बजे से चल के लोकल जनरल प्रैक्टिशनर के पास आया है कुछ कंप्लेन लेके, ठीक है। क्या कंप्लेन है इसका, ब्रेथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मतलब डिस्निया हो रहा है, वीकनेस, डिजीनेस, रैपिड ब्रीदिंग, ये सब कुछ इसको आ रहा है। तो इसको पोस्ट है ना, इसको प्रीवियस ओल्ड MI का इसको हिस्ट्री है क्योंकि है ना क्यू वेव दिख रहा है इसको, पैथोलॉजिकल क्यू वेव, ठीक है, क्यू इन्फेक्शन मतलब इसको पुराना MI है इसके हिस्ट्री में, ठीक है। तो ये लेके आया, तो पुराना MI है और ओल्ड पेशेंट है, CCS का केस हो सकता है क्योंकि है ना ये पेशेंट आराम से आया है, इसको कोई ऐसा एक्यूट केस नहीं है, एम्बुलेंस वगैरह नहीं लेके आई है। इसके अलावा अपन आगे देखें
तो है ना जो अपन इसमें CCS अपन क्या देखते हैं, एंजाना की 3 चीज़ देखते हैं कि क्या ये टिपिकल एंजाना है या नहीं है। पहली चीज़ क्या है, पेन है, ठीक है। पेन, तो पेन इसमें है, हाँ पेन है, तो अपन को 1 पॉइंट मिल गया। ठीक है, क्या वो पेन फिजिकल एक्सर्शन से हो रहा है, हाँ वो फिजिकल एक्सर्शन से हो रहा है। क्या वो नाइट्रोग्लिसरीन लेने से जा रहा है, तो इधर लिखा है रिलीव्ड बाय टेकिंग नाइट्रोग्लिसरीन, तो हाँ नाइट्रोग्लिसरीन से जा रहा है, ठीक है। तो एक टिपिकल एंजाइना है। अगर नहीं जाता नाइट्रोग्लिसरीन से तो एक्यूट केस होता, जा रहा है तो ये क्रॉनिक कोरोनरी सिंड्रोम है, ठीक है। क्रॉनिक कोरोनरी सिंड्रोम हो गया, ओल्ड एम हो गया, ये दो डायग्नोसिस अपन को पता चल गए। इसके अलावा इसको हाइपरटेंशन है, ठीक है, इसको अच्छा खासा 180, इसको 180 ओवर 90, ठीक है। फिर है ना इसको तीनों पॉइंट मिल रहे हैं तो ये टिपिकल एंजाइना हो गया, ठीक है। और है ना देखो तीनों पॉइंट मिल रहे हैं तो टिपिकल एंजाइना, इन तीनों में से 2 पॉइंट मिल रहे हैं तो एटिपिकल एंजाइना, 1 पॉइंट मिलता है तो नॉन एंजाइनल चेस्ट पेन, ये सब चीज़ें, ठीक है। अपन को जनरली है ना ये 2 चीज़ तो यूज़ नहीं करनी, क्योंकि नॉन एंजाइनल है ना, तो ये जो चेस्ट पेन है अपना किसी में भी हो सकता है, मतलब GI अल्सर में भी होता है, पैंक्रियाटाइटिस में भी होता है, तो पूरा ही अलग ही हो जाता है ये सिस्टम ही, मतलब कार्डियोलॉजी को छोड़ ही देता है ये। तो इसको अपन को नहीं ध्यान देना है, ठीक है। मतलब ये अपन को नहीं देना है, मेनली ये है, अगर ये है तो अपन को CCS करना है, ये नहीं है और कार्डियक का कॉज है, ठीक है, कार्डियक का अपन क्वेश्चन है लेकिन टिपिकल एंजाइना नहीं है, तो वो अपना ACS का कॉज हो जाएगा, ACS हो जाएगा वो, ये है तो CCS हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इसमें सीधे सिस्टम चेंज हो सकता है, क्योंकि GIT में एक 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 है ना, मान लो एक हो रहा है, ठीक है, एक का मतलब कि है ना अगर अल्सर है तो अल्सर भी है ना ये दे सकता है अपन को, और अगर 2 है तो T2 भी GI के कॉज में आ सकता है। जैसे कि अपन को है ना इसोफेजियल स्पाज्म है ना, तो उसमें अगर अपन है ना चेस्ट पेन भी हो रहा है और नाइट्रोग्लिसरीन भी है तो उसका पेन चला भी जाएगा, तो ये है ना एटिपिकल एंजाइना हो जाएगा, तो GIT की भी आ जाता है ये। और जो टिपिकल है ना वो सिर्फ अपने CCS में आएगा, ठीक है। और नाइट्रोग्लिसरीन लेने से नहीं जा रहा तो अपना ACS में चला जाएगा। उसके बाद में उसकी तबीयत ख़राब होगी, स्टेमी का अपन को ECG वगैरह दिया हुआ होगा, तो अपन ACS लिखेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब है ना इसके अलावा अगर अपन आगे देखें तो इसका है ना अपन एंजाइना का फंक्शनल क्लास देखेंगे, तो इसको एंजाइना कब हो रहा है कि विथ लिटिल फिजिकल एक्सर्शन, ठीक है, लिटिल फिजिकल एक्सर्शन में इसको चेस्ट पेन हो रहा है, तो लिटिल मतलब लेस देन नॉर्मल, लेस देन नॉर्मल में हो रहा है, तो इसका मतलब अपन क्या लिखेंगे, लेस देन नॉर्मल में इसको पेन हो रहा है तो अपन लिखेंगे फंक्शनल क्लास 3, तो एंजाइना का अपन लिखेंगे फंक्शनल क्लास 3, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे एंजाइना पेक्टोरिस फंक्शनल क्लास 3 लिखेंगे, ठीक है। उसके अलावा इसका है ना CHF के क्या इसको सिम्टम आ रहे हैं, अगर सिम्टम देखिए इसके, ठीक है, इसको देखो ऑर्थोपनिया आ रहा है, ऑर्थोपनिया ये CHF का सिम्टम है, डिस्पनिया हो रहा है, ऑर्थोपनिया हो रहा है, CHF के सिम्टम आ रहे हैं, तो अपन इसको है ना CHF का ये स्टेज 3 लिखेंगे, सिम्टम आता है तो स्टेज 3 ये तो इसका है हाइपरटेंशन का स्टेज सी, स्टेज सी बोले तो सिम्टम आ रहे हैं, स्टेज बी बोले तो सिम्टम नहीं आ रहे हैं, अपने सिम्टम आ रहे हैं ऑर्थोपनिया वगैरह हो रहा है तो अपन इसको स्टेज सी लिखेंगे CHF का। और ऊपर से अगर ऑर्थोपनिया होता है ना तो अपन सीधे ऑर्थोपनिया हुआ, नक्टर्नल डिस्पनिया हुआ तो अपन सीधे फंक्शनल क्लास 4 में डालते हैं इसको, हार्ट फेलियर को, तो इसका फंक्शनल क्लास 4 हो गया, ठीक है, ठीक है। इस केस में अपन देखें तो एक्रोसाइनोसिस है, साथ में रेल्स और एडिमा है, तो रेल्स और एडिमा अपन को क्या बताता है कि है ना ये वेट है, एक्रोसाइनोसिस क्या बताता है अपन को ये कोल्ड है, तो कोल्ड एंड वेट का एक्यूट डिकम्पनसेशन हो रहा है क्रॉनिक हार्ट फेलियर का, तो अपन इसमें लिखेंगे एक्यूट डिकम्पनसेशन ऑफ क्रॉनिक हार्ट फेलियर, ठीक है। और क्रॉनिक हार्ट फेलियर का अपन ने स्टेज सी निकाला, फंक्शनल क्लास 4 निकाला, ठीक है। उसके अलावा ठीक है, और इसका ECG दिया हुआ है, तो ये ECG है ना ऐसा ऐसा जो दिखता है ना ये टिपिकल ECG है, ऐसा दिखे तो अपन वाइड मतलब वाइड वाइड QRS दिख रहे हैं अपन को, और सब QRS एक जैसे हैं, तो ये VTech का है ना ECG होता है, तो अपन इसके आगे लिखेंगे वाइड QRS टैकीकार्डिया, मोस्ट प्रोबेबली वेंटिकुलर टैकीकार्डिया, ठीक है, वेंटिकल से आ रहा है वो। अब इसके आगे अपन ने क्या लिखेंगे कि क्रॉनिक कोरोनरी सिंड्रोम है, क्योंकि अपन को तीनों टिपिकल एंजाइना के अपन को मिल गए पॉइंट। अपन लिखेंगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, क्रॉनिक कोरोनरी सिंड्रोम, एंजाइना पेक्टोरिस फंक्शनल क्लास 3, ठीक है, 3 क्योंकि इसको लेस देन नॉर्मल काम करने से इसको डिस्पनिया इसको चेस्ट पेन आ रहा है इसलिए, ठीक है। इसके अलावा ओल्ड एम आई, क्योंकि ओल्ड एम आई की अपन को हिस्ट्री दी हुई है, इसको क्यू इन्फाक्शन दिया हुआ, ठीक है, क्यू मतलब पैथोलॉजिकल क्यू वेव आ रही है, तो ओल्ड एम आई। साथ में इसको हाइपरटेंशन की हिस्ट्री दी हुई है कि इसको हाइपरटेंशन है, ठीक है, इसको पहले अच्छा खासा आंसर हाइपरटेंशन था, फिलहाल इसको शॉक की कंडीशन है, कार्डियोजेनिक शॉक, 90/60 तो कार्डियोजेनिक शॉक, और पहले इसका 180/90 था, ठीक है, क्रॉनिक हाइपरटेंशन था इसको,
और इसको है ना हिस्ट्री में लिखा हुआ है फ्रॉम हाइपरटेंशन, सफर्स फ्रॉम हाइपरटेंशन, और बीपी जिसका है 180, तो अपन सीधा हाइपरटेंशन लिख देंगे। हाइपरटेंशन स्टेज 3, तो स्टेज 3 क्योंकि है ना MI का ये है ना, इस केस में है ना हाइपरटेंशन ये जो दिया हुआ है ना ये पुराना, ठीक है, क्रॉनिक हाइपरटेंशन पहले था, फिलहाल इसको कार्डियोजेनिक शॉक है। तो इस डायग्नोसिस से अपन हाइपरटेंशन और इसको इसको हटा सकते हैं, क्योंकि है ना पुरानी बात है, पहले था हाइपरटेंशन, फिलहाल नहीं है इसको। इसके अलावा माइट्रल रिगर्जिटेशन, माइट्रल रिगर्जिटेशन क्यों, क्योंकि इसमें लिखा हुआ फर्स्ट टोन ऑफ द एट द एपेक्स इज वीकन, ठीक है, फर्स्ट टोन के बारे में लिखा हुआ है एपेक्स पे, तो माइट्रल रिगर्जिटेशन की बात हो रही है, ठीक है। और सेकंड टोन जो है ना, सेकंड टोन पल्मोनरी आर्टरी की बात हो रही है, उसका एक्सेंचुएशन हो रहा है सेकंड टोन का, तो पल्मोनरी आर्टरी है इसलिए पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, ठीक है। तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन अपन ग्रेड में लिखेंगे। और साथ में इसका है ना एक्रोसाइनोसिस दिया हुआ है, तो एक्रोसाइनोसिस है इसलिए है ना एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर अपन ग्रेड 2 लिखेंगे। और शॉक है इसका 90s का बीपी है, तो कार्डियोजेनिक शॉक लिखेंगे, और टैकीकार्डिया लिख सकते हैं, ये शॉक की वजह से आया है टैकीकार्डिया। इसके ट्रीटमेंट में अपन किस किस चीज़ को देखो ट्रीट कर लेंगे, पहले तो कार्डियोजेनिक शॉक है तो शॉक को ट्रीट करने वाले अपन, ठीक है। शॉक का ट्रीटमेंट में क्या क्या होता है, फ्लूइड देंगे, फ्लूइड इसमें फ्लूइड में सलाइन दे सकते हैं और रिंगल इलेक्ट्रेट दे सकते हैं, कुछ भी। साथ में आइनोट्रोप्स देंगे, वेजोप्रेसर्स देंगे, और सही नहीं हुआ तो मैकेनिकल सर्कुलेटरी सपोर्ट दे सकते हैं। ये शॉक का ट्रीटमेंट हो गया। इसके अलावा अपन किसको ट्रीट करेंगे, एक्यूट डिकम्पनसेशन ऑफ क्रॉनिक हार्ट फेलियर, ठीक है। तो ये किस टाइप का हार्ट फेलियर है, अपन इधर देखा था कि इसको है ना एक्रोसाइनोसिस है, ठीक है, मतलब कोल्ड है और साथ में रेल्स है और एडिमा है, मतलब वेट है, कोल्ड और वेट है, ये कोल्ड और वेट है, ठीक है। तो अपन इधर आ गए वेट एंड कोल्ड। और इसका है ना पल्स रेट कितना है, इसका 140 है, 140 है जो कि 90 से ज़्यादा है। तो इसका ट्रीटमेंट अपन क्या करेंगे, वेजोडाइलेटर, डायूरेटिक्स और कंसिडर आइनोट्रॉप्स, ठीक, आइनोट्रॉप्स भी दे सकते हैं साथ में। तो ये हो गया एक्यूट हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट। इसके अलावा क्रॉनिक हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट, इसमें अपन क्या देंगे, ABDSM, वो अपन देंगे इसके क्रॉनिक हार्ट फेलियर के अंदर, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा, अलग डायग्नोसिस CCS है, ठीक है, इसके अंदर। तब CCS का अपन ट्रीटमेंट देंगे। CCS के ट्रीटमेंट में क्या क्या देते हैं अपन, CCS के ट्रीटमेंट में एंजाना रिलीफ देंगे पेन रिलीफ के लिए, और पेन के प्रिवेंशन के लिए। रिलीफ के लिए क्या देंगे, बीटा ब्लॉकर CCB देंगे, ठीक है, फर्स्ट लाइन, उससे चल जाएगा। बीटा ब्लॉकर कॉन्टिन्यू इंडिकेटेड नहीं है इस केस में। और प्रिवेंशन के लिए अपन क्या करेंगे, लाइफ स्टाइल वगैरह चेंज करेंगे, रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करेंगे, वो सब करेंगे। और ड्रग्स में एस्पिरिन, स्टेटिन और एस और आर, ठीक है, ये देंगे। और बाद में उसे भेजेंगे अपन एंजियोग्राफी के लिए CCS के केस को। और बाद में एंजियोग्राफी में अपन को पता चलेगा कि इसका PCI करना तो PCI करो, और अगर कैबेज करना तो कैबेज करो। कैबेज बोलो तो वो कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, ठीक है। तो हो गया अपना ट्रीटमेंट।